किसानों ने जो अपना रोल अदा करके कोरोना संकट काल में गिरती हुई अर्थव्यवस्था को लाज बचाई है। और वो ये सिद्ध करता है कि ऐसे संक्रमण काल में तमाम कल कारखाने व्यापार रोजगार सब बंद हो गए थे, पर किसानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कृषि पे मेहनत किया, कोरोना से भी लड़ा और देश की अर्थव्यवस्था को बचाने का भी संघर्ष किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश की गिरती हुई बगरती हुई अर्थव्यवस्था संतुलित रही। उस कारनामे को देखकर कारपोरेट घराने और कारपोरेट घराने से पली पोसी भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सत्ता पे है, उसके दिमाग में आया और उन्होंने इस मंत्रणा लगाए कि ये बिजनेस तो अच्छा है कि संकट काल हो या विपदा काल हो, पर यहाँ पे आवक ही आवक है। और उन्होंने आनंद फानंद में मंत्रणा करके राष्ट्रपति को प्रदत्त अधिकार जो भारत के अनुच्छेद में 170 में मिला है, उससे एक ऑर्डिनेंस लेके आए, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और ऑर्डिनेंस के तहत उसे कानून का रूप देने के लिए संसद में लाया और संसद में भी पूरी प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, बल्कि वो भी वहाँ पे भी दादागिरी करके इन्होंने उसको कानूनी रूप पहनाया। और कानूनी रूप पहना के उसको अमली जामा पहनाने की बात थी, लेकिन भनक लगते ही किसान पुत्रों ने बाकायदा चरणबद्ध जो संवैधानिक तरीका होता है उस तरीके के तहत उन्होंने पहले ज्ञापन दिया, निवेदन किया, स्मरण पत्र से स्मरण दिलाया, चर्चा करने का आमंत्रण दिया, परंतु ये सत्ता के मद में होत सरकार को कोई असर नहीं हुआ कि हमारे पास बहुमत है, हम चाहे जैसा कर लें, जो कर लें। इस देश को वो अपनी मिरास, अपनी बपोती, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी निजी संपदा समझ करके आज देश के अंदर में बहुमत होने का दुरुपयोग किया जा रहा है और संसदीय प्रणाली को दरकिनार किया जा रहा है। ये देश की लिए भविष्य जो है वो संकट की तरफ जा रहा है, इसके अच्छे संकेत नहीं है। तो इसी बीच में इनके बिगड़े बोल जो हैं, तो मेरे को वो एक दोहा याद आता है, शब्द अर्थ अलंकार, उसमें कहा गया है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खात बौरात है वह पाए बर्राय। तो बात यही है कि सत्ता के मद में इनको सत्ता का चाशनी जो मुँह लगी है उसको हजम करने की कैपेसिटी नहीं है। बड़े मुद्दत के बाद मिला है तो ये सोचते हैं कि जितना जल्दी हो सके सत्ता के गलियारे से देश को कितना निचोड़ लो और देशवासियों को भी नींबू की तरह निचोड़ लो, और वो निचोड़ने का उपक्रम है ये तीनों काले कानून। क्या ज़रूरत थी ये आपको आवश्यक सामग्री अधिनियम लाने की, जो स्टॉकिस्ट को उसकी मर्यादा को तोड़ने की और लोगों को, कारपोरेट घरानों को, पैसे वालों को खुली छूट देने की कि आप जितना चाहे जमा कर लो, किसानों की आड़ लेकर कि आप अपना अनाज को अपना भंडारण रखो, कोठी में भर के रखो। किसान तो ऐसा है कि फसल की तरफ देखते रहता है कि फसल आएगी तो मैं कर्ज दूंगा, गिरवी रखा हुआ मेरा सामान उसको उठाऊंगा, बाल बच्चे की पढ़ाई में लगाऊंगा, उसकी शिक्षा में लगाऊंगा, दवा लिया हूँ दवा उसके वो कर्ज वापस करूंगा, वो कहाँ रख सकता है। ये तो क्या हुआ, किसानों की मेहनत रक्त पसीने की कमाई मार्केट मंडी में कारपोरेट घराना स्टॉकिट करेगा और आज वो सूंघा सूंघा के हमको देगा, और इससे देश के अंदर में खान पान में लोगों के अंदर त्राहिमाम मचने की है। इसीलिए आम जन भारत के तमाम किसान ही नहीं, मजदूर, मध्यम व्यापारी, सारे लोगों को आकर के इसका विरोध में सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा कानून ये रहा कि उन्होंने जो बनाया कि आप कारपोरेट घरानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका अर्थ को समझो। ये लोग हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्यों नहीं लाते, अंग्रेजी में, और अपने हिसाब से परिभाषित कर देते हैं। अरे तुम तो ठेका दे रहे हो ना, वो तो पहले चलता था अंग्रेजी में आ गया।
अरे भाई ठेका ऐसा था कि भैया मेरे को मुसीबत है, ये मेरी ज़मीन है, 1 साल का ठेका दे दिया, तू वो लगा लुगा के चले जा, तेरे को फसल हो ना हो वो तू जान, हमारे को पैसा मिल गया, 1 साल के बाद चले जा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप गहराई से समझना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, चिप्स बनाने वाले आएंगे, हाँ भैया आलू कितना लगता है, कहाँ लगता है, और कोई आलू 2 4 10 किलो लेंगे क्या? उनका तो कई मैट्रिक टनों में ले उनको ज़रूरत है, और वो हिसाब से उनका इंजीनियर आएगा, पूरा गांव को देखेगा, 2 4 गांव के 10 12 गांव को देखेगा, और उनके बाद में उनसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रेट देगा, तो बोलेगा यार, लोग कहेंगे हाँ ये तो अच्छा है, यहीं लगाओ और यहीं दे दो। उसका दूरगामी परिणाम क्या होंगे इसको समझना चाहिए, और ये बहुत विस्तृत और लंबी इसकी व्याख्या है। ऐसे गेहूं के लिए पार्ले जी जैसे बिस्कुट बनाने वाले आएंगे और वो बोलेंगे एक गांव ने, अब उसमें ये रखा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, जो अनुबंध होगा, वो अनुबंध कहाँ होना चाहिए?